अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखें। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप आप लोगों की जो सुबह है वो बहुत अच्छी गुजर रही है और फ्रूटफुल है। मेरा वीक जो है कल जब शुरू हुआ तो आई रियलाइज़ कि माई वीक स्टार्टेड ऑफ विद अ बिग बैंग एंड आई वाज वेरी हैप्पी। एंड मैंने आज सुबह फिर से मैं वो वी वर डिस्कसिंग, हम कल भी बात कर रहे थे, कल हम बालों के ऊपर बात कर रहे थे, तो मैं आप लोगों से दोबारा ये बात बोलना चाह रही हूँ। मेरे बाल गिर रहे हैं और मैं धड़ाधड़ अब वाइटामिन खा रही हूँ। आज सुबह में मैंने बहुत सारे वाइटामिन खाए। मैंने सोचा कि आज मैं अपने लिए गर्म पानी के अंदर लेमन निचोड़ के और शहद डाल के वो पीती हूँ चाय से पहले, तो मैंने वो भी किया। एंड आई होप कि इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा हो। अगर होता है तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट एनीवेज, अदर दैन दैट नथिंग स्पेक्टेकुलर हैपेंड। मैंने एक बात रियलाइज़ करी है कि हम अपने पेरेंट्स को क्रेडिट कम देते हैं, बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहिए। सो थैंक यू मॉम एंड थैंक यू डैड। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बिकॉज़ आई थिंक कि हमें समझ नहीं आती कि वो सब क्या क्या सब कुछ करते हैं हमारे लिए जब तक हमारे खुद के बच्चे नहीं होते। और जब वो हमारे खुद के बच्चे होते हैं तो वो हमें तंग करते हैं वगैरह वगैरह, तो फिर जाके ज़रा तबीयत साफ़ होती है और बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी होता है, तो तब तक उससे पहले नहीं समझ में आती। खैर एनीवेज, ये सब बातें तो होती रहेंगी। द जॉयज़ ऑफ बीइंग अ पेरेंट, वंडरफुल वंडरफुल। इसी के साथ मेरे पास आज की कुछ ज़बरदस्त किस्म की टॉप स्टोरीज़ हैं जिनको पढ़ के मुझे भी ज़रा थोड़ी सी हुई है कि कुछ करना चाहिए ज़िंदगी में। तो चलते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ। बस आज की पहली टॉप स्टोरी जो है वो है निशा राव। बेसिकली एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं और वो पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं जिनको एमफिल के अंदर दाखिला मिल गया है। उन्होंने 2020 के अंदर शी बिकेम द फर्स्ट पाकिस्तानी ट्रांसजेंडर वुमन टू बिकम अ लॉयर। सो बेसिकली अब निशा जो हैं वो उनको कराची यूनिवर्सिटी में एमफिल के अंदर दाखिला मिल गया है। ये LLM डिग्री होती है जो कि एमफिल की डिग्री, 2 साल की डिग्री होती है जो कि एमफिल के इक्विवेलेंट होती है, और बहुत खुश हैं। इनके साथ साथ वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर खालिद इराकी, उन्होंने भी राव को बोला कि वो बहुत खुश हैं कि वो पाकिस्तान की पहली यूनिवर्सिटी हैं, कराची यूनिवर्सिटी, जिन्होंने एक ट्रांसजेंडर पर्सन को LLM डिग्री देंगे। तो ऑब्वियसली निशा ने 2-3 चीज़ों का हाईलाइट किया क्योंकि वो एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने ये बोला कि ट्रांसजेंडर लोगों के पास बहुत सारी एवेन्यूज़ नहीं होते, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती किस तरह वो अपनी एजुकेशन को परसू करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारे ज़रिया माश यानी कि रोज़गार के बहुत सारे तरीके जो हैं वो उनके लिए अवेलेबल नहीं होते। वो कह रही हैं कि उन्होंने 1,04,000 रुपये की फ़ीस पे करी है एक सेमेस्टर की और उनको तकरीबन 4 लाख रुपए खर्च करना पड़ेंगे। उसके साथ उन्होंने 1,70,000 रुपये की स्कूटी भी ख़रीदी है ताकि वो टू एंड फ्रॉम कर सकें अपनी यूनिवर्सिटी से। सो इस तरह के जो ख़र्चे हैं ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल के लिए थोड़े से मुश्किल हैं। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अर्ज किया पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और यूनिवर्सिटीज़ को कि वो ट्रांसजेंडर लोगों के लिए अलग से स्कॉलरशिप्स खोलें, क्योंकि उनके ख़्याल में बहुत सारे ट्रांसजेंडर लोग इंटरेस्टेड होंगे। इन्होंने मगर क्लैरिफाई साथ साथ ये किया कि ये ख़ुद यानी कि निशा हरसेल्फ इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन अ स्कॉलरशिप। इन्होंने ये बात जो करी है इन्होंने दूसरे ट्रांसजेंडर लोगों के लिए करी है। तो दूसरा एक और बहुत अच्छी बात थी यहाँ पर जो कि यूनिवर्सिटी ने निशा के लिए एक्सटेंड करी। उनने से ये पूछा कि अगर उनको कोई परेशानी है कि उनको कोई हरास करेगा या बुली करेगा, फेलो स्टूडेंट्स, पीपल कैन बी क्रूअल, तो उन्होंने उनसे पूछा कि अगर आपको कुछ इस तरह का डर या खौफ है, तो निशा ने उनको बताया कि नहीं, मुझे इस तरह का कोई डर और खौफ नहीं है, बिकॉज शी इज़ क्वाइट वेल अवेयर ऑफ हर राइट्स एंड शी सेड कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं अगर ठीक से बात करती हूँ एंड आई एम नॉट गोइंग टू बिकम दैट स्टीरियोटाइप दैट पीपल एक्सपेक्ट मी टू बी, तो कहानी जो है वो बेहतर हो जाती है। इसी के साथ हमारे साथ एक फ़ोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। जी वजूद्दीन साहब, कब से हमारे साथ फ़ोन पे हैं कियानी साहब? खैरुल्लाह साहब जी, सर हमारे साथ बेसिकली खैरुल्लाह साहब, वजूद्दीन साहब कब जो थे राका पोशी पे चले गए? वाजिदुल्लाह एक्चुअली। जी वाजिदुल्लाह। जी वाजिदुल्लाह कब गए थे इस एक्सपीडिशन पे? वाजिदुल्लाह साहब 31 सितंबर को मिशन राकापोशी सर्च करने के लिए निकले थे। तो ठीक 9 दिन बाद 9 सितंबर को या 10 दिन बाद 9 सितंबर को जो है वो राकापोशी मिशन कंप्लीट करके वो वापस डिसेंड कर रहे थे सबमिट करके। तो उसी दौरान तकरीबन कोई 1000 मीटर डाउन होने के बाद ही अचानक से वो वेदर ख़राब हो गया और स्नोफॉल होने की वजह से वो स्टक हो गए। तो सिंस 9 सितंबर 9 o'clock इन द इवनिंग उसके बाद से वो स्टैंड हैं वहाँ पे 6900 एलिवेशन पे। उनके साथ चेक रिपब्लिक के 2 कोहे पेमा हैं, एक वाजिदुल्लाह हैं। तो वहाँ पर अभी तक स्टैंडर्ड हैं। तो मिशन के लिए आर्मी की तरफ से मदद दी गई रेस्क्यू के लिए, क्योंकि 6900 एलिवेशन के ऊपर जो है वो हेलीकॉप्टर्स पहुँच नहीं पा रहे हैं। रेस्क्यू टीम के लिए अगर नीचे से ग्राउंड से बेस शुरू करते हैं तो रेस्क्यू टीम का कहना है कि इट विल टेक अराउंड 6 days टू रीच देम। तो हमारे पास गुंजाइश इतनी नहीं है कि 4 दिन से स्ट्रैंडेड, वो भी बर्फ के अंदर 6900 एलिवेशन के ऊपर, ऑलमोस्ट 7000 एलिवेशन के ऊपर जो बंदे 4 दिन से हैं, तो तकरीबन उनकी वीकनेस तो स्टार्ट हो चुकी होगी। तो वो ऑलरेडी एक जो फॉरेन क्लाइंबर है उसको फ्रॉस्ट बाइट हो गया, जो माउंटेनियरिंग टर्म्स के अंदर जो उनकी बीमारी होती है, आई डोंट नो व्हाट इज दैट। तो फ्रॉस्ट बाइट हो गया है उसको, तो वो इवन कैन नॉट मूव प्रॉपरली। तो अदर जो 2 मेंबर्स हैं वो तो वीकनेस फील कर रहे हैं। तो उनसे हमारा राब्ता तो है, अलबत्ता वो वीकनेस फील कर रहे हैं। लेकिन जो हेलीकॉप्टर्स के जो पायलट्स हैं वो कह रहे हैं कि हम 6900 एलिवेशन पे उनको रिसीव नहीं कर सकते, तो उनको नीचे आना पड़ेगा है जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त वेदर कंडीशंस कैसे हैं? टुडे आज परफेक्ट है वेदर कंडीशन। अच्छा। आज हेलीकॉप्टर्स ने मनूवर किया है तो उनको कुछ नेसेसरी आइटम्स ड्रॉप करने के लिए, तो मेरा ख्याल है कि अभी तक ड्रॉप कर चुके होंगे। विद इन 15 मिनट्स हो चुके हैं, हेलीकॉप्टर्स ऊपर गए हैं। तो वी डिड नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स येट कि क्या अभी तक रिजल्ट आता है कि उनको वो फूड पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। आई होप सो। तो आप बेसिकली, मुझे जो समझ में ये आ रही है कि वजीदुल्लाह जो हैं वो और उनके साथ जो उनके 2 और साथी हैं, चेक साथी हैं, जेकब और पीटर फ्रॉम द चेक रिपब्लिक, ये बेसिकली इन लोगों को नीचे आना पड़ेगा हेलीकॉप्टर के रेस्क्यू को अवेल करने के लिए। एग्जैक्टली हेलीकॉप्टर्स के पायलट्स और आर्मी की टीम जो है वो कह रही है कि इनको एट द मैक्सिमम लेवल 6000 तक उनको आना पड़ेगा। लेकिन पीटर का कहना है कि जिससे मेरी थोड़ी देर पहले ही मैसेज पे बात हुई थी, वो कह रहा था कि वी कैन नॉट इवन मूव प्रॉपरली, वी कैन नॉट इवन वॉक अराउंड द टेंट प्रॉपरली, हाउ कैन वी मूव 1000 meters below the down? Yes. There are crevices, there are slopes, we cannot move properly. तो ये कंडीशन में है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी पाकिस्तान आर्मी से, चीफ से, कि जैसे कि आपने हम सबको पता है कि इस्लाम में हदीस में है कि एक इंसान का जान बचाना पूरी इंसानियत की जान है। तो ये 3 जानें हैं। तो अगर कुछ भी हो गया, जैसे सियाचिन में तो पाकिस्तान आर्मी तो हाई एल्टीट्यूड पे काम करती है, तो ये 3 जानों को बचाना कोई मुश्किल नहीं है, कोई इंटरेस्ट ले तो मेरी रिक्वेस्ट होगी आर्मी चीफ से, प्राइम मिनिस्टर से, कि इन 3 जानों को बचाएं। ये पाकिस्तान का मोहसिन है, ये सेकंड पाकिस्तानी है जिसने ये सबमिट किया है। ये पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है इसने। 1979 के बाद से जो पहला आदमी है जो पाकिस्तान से इसने ये सर किया है। जी जी, एब्सोल्युटली। एंड यू नो हमारी यही होगी, होप ये होगी कि इनको किसी तरह रेस्क्यू कर लिया जाए और ये जल्द अज जल्द अपनी फैमिलीज़ के साथ आ जाएं। नाजरीन, ये बेसिकली हमारे साथ खैरुल्लाह साहब थे। ये वजीउद्दीन के भाई हैं, वजीउल्लाह के भाई हैं। वजीउल्लाह बमा अपने 2 और मेंबर्स के साथ, माउंटेनियर मेंबर्स के साथ इस वक्त राका पोशी
समिट कर रहे हैं। राका पोशी एक ऑब्वियसली बहुत ख़तरनाक पहाड़ है काराकोरम रेंज का, और वहाँ पर इन लोगों के साथ बहुत सारे हादसात हो गए जिसकी वजह से इनको वापस आना पड़ रहा है। एक मेंबर ऑफ द, जिस तरह अभी हमें खैरुल्लाह साहब ने बताया था कि एक मेंबर जो हैं उनके उनको फ्रॉस्ट बाइट भी हो गई है, और फ्रॉस्ट बाइट उस ऑल्टीट्यूड के ऊपर होना इज़ वेरी वेरी डेंजरस, बिकॉज वो पॉइजन होता है जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर मूव करता है। वो साथ साथ इस वक्त खैरुल्लाह साहब ने ये बताया कि सिचुएशन डिटीरिएट कर रही है, बाकी 2 लोगों के अंदर भी वीकनेस है और उनसे चला फिरा नहीं जा रहा। इसका मतलब है कि ऑब्वियसली दे आर नाउ काउंटिंग डाउन टाइम। तो आप सब लोग दुआ करें, हम लोगों के साथ हम भी दुआ करेंगे कि किसी तरह इनको खैर व आफ़ियत से ये लोग वापस आ जाएं और कोई जानी नुकसान ना हो। इसी के साथ मैं जाऊंगी एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे और हम लोग अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले 2 अमेजिंग किस्म के मेहमान जो हैं सेट पे मौजूद हैं। आपसे मैं उनको मिलवाना चाहती हूँ, तो देखते हैं मेरे सेट पे आज व्हाट्स टोस्टिंग। हमारे साथ हैं द फैबुलस फातिमा नसीम, जो कि यंगेस्ट मार्शल आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने गिनीज बुक के अंदर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंदर बाय द वे जगह जीती। और हमारे साथ राशिद नसीम हैं, जो कि अगेन मार्शल आर्टिस्ट हैं, और उनके पास तकरीबन 70 गिनीज रिकॉर्ड्स हैं। जी, 70 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। वाओ, दैट्स इनसेन। एंड यू आर, आई एम अज्यूमिंग, फातिमा's फादर। यस। ज़बरदस्त। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि फ़ातिमा ने इस वक्त एक ज़बरदस्त किस्म का रिसेंटली एक गिनीज रिकॉर्ड जो है वो किया है, एंड आई एम गोइंग टू लेट फ़ातिमा टेल अस कि वो कौन सा रिकॉर्ड है। मैंने अल्टरनेट एल्बो स्ट्राइक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। एल्बो स्ट्राइक्स? यस। यानी कि आपने एल्बो इस तरह करके ठक करके किसी चीज़ पे नीचे। ऐसे नहीं, वो ऐसे होता है। ऐसे होता है? यस। और 1 मिनट में आपने कितनी दफ़ा ये किया? मैंने 1 मिनट में 272 एल्बो स्ट्राइक मारी थी। ओके, बस सिर्फ 272? वाओ। आई मीन, आपको लगा ये कोई ज़्यादा एक्सेसिव है या ऐसे ही लगा कि बस ये ओके है? शुरू में तो बहुत मुश्किल हुई थी करने में, लेकिन जब प्रैक्टिस आहिस्ता आहिस्ता होने लगी तो फिर मैंने अच्छे से कर लिया था। तो अगर आप मुझे बताएं कि अगर आप किसी को ऐसे करके कोनी मारती हैं तो मतलब जोर की लगती है? किसी को कभी मारी है? नहीं, बैक पे प्रैक्टिस होती है। अब डैडी बराबर में बैठे कह रहे हैं मुझे मारी है। हाँ, बहुत प्रैक्टिस जब करवा रहे होते हैं तो लाजमी सी बात है फिर मुझे इससे खानी पड़ती है। ऑफ कोर्स। और दूसरी खास तौर पर जब सेल्फ डिफेंस वगैरह की इसको टेक्निक करवा रहा होता हूँ तो फिर अच्छी खासी कभी दफा मुझे मार देती है। हाँ, यस। वाओ, दैट्स अमेजिंग। क्योंकि ये वैसे भी अगर आप इसकी प्रैक्टिस की वीडियोस वगैरह देखेंगे तो ये काफ़ी एग्रेसिव है, तो फिर मेरी तरफ से भी मतलब इसको इंस्ट्रक्शन होती है कि आप मुझे मारें ज़ोर से ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। तो फिर ये क्योंकि इसकी हिचकिचाहट जो है वो मैं चाहता हूँ कि ख़त्म हो, कि इसका हाथ या डरे नहीं मतलब किसी को भी अटैक करते हुए। तो लाजमी सी बात है कि जब अच्छे से प्रैक्टिस करेगी मुझ पर तो ही फिर किसी और पर जो है वो अच्छे से इसको अप्लाई कर सकती है। तो इसी वजह से तो काफ़ी दफ़ा ज़ोर से मारती है माशाल्लाह से, क्योंकि एग्रेसिव बहुत है ये। एंड फातिमा, आपकी क्या उम्र है? मैं 8 इयर्स ओल्ड हूँ। 8 इयर्स ओल्ड हैं। फातिमा, आप जो हैं कौन सी क्लास में? मैं 5 क्लास में हूँ। क्लास 5 में। yes. और आपके जो आपके साथ आपके क्लासमेट्स हैं वो भी क्या आपके साथ टाइकोंडो या मार्शल आर्ट्स करते हैं? जी, मेरे स्कूल में मेरी फ्रेंड है, वो भी मेरे क्लब में आती है कराटे सीखने। आपके क्लब में आती है? जी। और आप दोनों इकट्ठे ट्रेन करते हैं? यस। एंड यू लाइक इट? यस। ओके। और आप बड़े होके क्या बनना चाहती हैं? मैं बड़े होके मार्शल आर्ट में फ़ाइटर बनूंगी, इंटरनेशनल खेलूंगी, गोल्ड मेडल हासिल करूंगी और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगी। वैसे मुझे फ़ौजी बनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। फ़ौजी बनना है आपको? जी। और आपको मार्शल आर्ट्स के अंदर गोल्ड मेडल लेना है? जी।
आपको लगता है कि आप मतलब किसी भी ओपोनेंट को डिफीट कर देंगी? Yes. Yes, because gold medal means that you have to go defeating like I'm assuming hundreds of opponents, right? है ना? बहुत लोगों से फड्डा करना पड़ेगा। अच्छा मुझे बताएं कि आपके ख्याल में आपको अब्बा ने, आपके बराबर में बैठे हैं, उन्होंने आपको सबसे अच्छी एडवाइस का पीस क्या दिया? अच्छा कौन सी ऐसी बात है जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ट्रेन करते हैं? सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं? दोबारा करो, ये सही नहीं है। आपकी हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। आपकी हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, हर वक्त ये बोलते हैं? जी। और आपको अच्छा लगता है जब ऐसा बोलते हैं? यस। क्योंकि जब हमारी कोई चीज़ परफेक्ट होगी जब भी तो हम आगे वाले को हराएंगे ना। ओह वेरी गुड वेरी गुड। मुझे बताएं कि ये जब बच्ची ट्रेन करती है तो दिन में कितने घंटे ट्रेन करती है? तकरीबन 2 घंटे तो इसका रेगुलर टाइम है प्रैक्टिस का। और जब नॉर्मली तौर पे जैसे अभी कोविड चल रहा था तो स्कूल वगैरह जब इसके ऑफ हो जाते हैं तो फिर ये मेरे साथ जो है वो 3 से 4 घंटे नॉर्मली रहती है। अच्छा। फिर ये मेरी भी हेल्प करती है वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वगैरह की, क्योंकि मैं ऑल टाइम प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की। तो फातिमा मुझे भी मेरी टाइम काउंट वगैरह भी मेरा करती है ये माशाल्लाह से। और फिर मुझे बैकअप भी बहुत अच्छा करती है। हाँ। तो छोटी छोटी जो मैं इससे हेल्प लेनी होती है वो इससे ले लेता हूँ माशाल्लाह से। अक्सर मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की जो प्रैक्टिस की वीडियोस वगैरह है वो भी यही बना रही होती है। और काफ़ी माशाल्लाह देख देख के हर चीज़ में ट्रेन होती जा रही है। फिर जो इसका अपना पर्सनल टाइम है प्रैक्टिस का वो तकरीबन 2 आवर्स का है। 2 आवर्स का है डेली का। और मुझे बताएं कि आई मीन एज अ पेरेंट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको कभी वो होता है आई एम जस्ट आस्क, मेरी बेटी को सॉकर खेलना बहुत पसंद है, वो काफ़ी अग्रेसिव स्पोर्ट है, उसके अंदर वो शिन्स विन्स बजती हैं, हर वक्त नील वील पड़े होते हैं, तो मेरा कभी कभी ऐसा दिल अंदर से होता है। आपका होता है? मेरा नहीं होता, मेरे घर वालों का सबका होता है। हाँ? लेकिन असल में देखें ये अगर मैं फादर बन के सोचूंगा ना तो शायद मैं फिर इसको ट्रेनिंग नहीं करवा सकता। तो जब मैं ये मेरे पास ट्रेनिंग करने के लिए आती है तो मैं इसको भी मैंने ये बात समझाई है कि फादर उस वक्त आप ना सोचा करें, उस वक्त आप ये सोचा करें कि मैं आपका टीचर हूँ। तो फिर इसको डांट भी पड़ती है जब ये कोई चीज़ गलत करती है, तो फिर इसको लाजमी सी बात है, मेरा लाजमी बात है कि खुद मैं मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हूँ, इंटरनेशनल चैम्पियन हूँ, तो मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि हर चीज़ जो है वो परफेक्शन के साथ होनी चाहिए। तो इसको सबसे ज़्यादा जो डांट पड़ती है तो वो परफेक्शन पे ही पड़ती है कि मतलब कोई चीज़ अगर ये थोड़ा सा इधर उधर करती है तो मैं कहता हूँ देखें आपने, फिर मैंने आपको ये चीज़ समझाई, हाँ। फिर आप इधर से आपने जो अपना रूट है वो आउट कर दिया, तो फिर लाजमी सी बात है कि वो फिर ये उसको पिक करती है। लेकिन इसकी जो पिकिंग जो एबिलिटी है, जो सलाहियत है, वो थोड़ी ज़्यादा है माशाल्लाह से, अच्छी सलाहियत है, मुझे ज़्यादा तंग नहीं करती है, बस आया है विरसे में मिला, ऑफ कोर्स क्यों नहीं होगी। इसी के साथ नाज़रीन हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर हाउस। हमारे साथ नाज़रीन बैठे हुए हैं फातिमा और उनके डैड राशिद नसीम। हम लोग बात कर रहे हैं, ये दोनों फादर और डॉटर डुओ जो हैं ये बेसिकली मार्शल आर्ट्स के अंदर ज़बरदस्त किस्म के हैं, उनके पास बहुत सारे बेतहाशा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। हमारे साथ जो राशिद हैं इनके पास तकरीबन 70 से ज़्यादा 70 गिनीज रिकॉर्ड्स हैं, और फातिमा ने भी मतलब कहा कि हम कभी पीछे नहीं रहेंगे। उन्होंने भी सोचा कि हम उन्होंने जो इस वक्त गिनीज रिकॉर्ड किया है वो 272 एल्बो स्ट्राइक्स इन 1 मिनट। इससे पहले ये गिनीज रिकॉर्ड एक इंडियन मार्शल आर्टिस्ट के पास था जिनकी उम्र क्या थी, सिर्फ मुझे आप ये बताएं। ये तकरीबन कोई 28-30 साल आई थिंक थी। सो आई वुड लाइक टू नो, और वो मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर भी थी। सो एक मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर जिनकी मतलब इंडियन मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर के पास ये रिकॉर्ड था जो फातिमा ने उनसे छीन लिया है, ऑफ द मैक्सिमम एल्बो स्ट्राइक्स इन अंडर अ मिनट। मुझे ये बताएं राशिद कि आपके अंदर ये दिस होल थिंग कि मैंने गिनीज रिकॉर्ड करना है, ये सब कब से शुरू हुआ? ये बहुत पहले से था?
फर्स्ट आलमी रिकॉर्ड जो मैंने बनाया था वो 2013 में बनाया था और फिर उसके बाद बस ये सिलसिला चलता गया। आपने कहा कि बस बहुत सारे और क्योंकि 10 साल मैंने वेट किया पहला आलमी रिकॉर्ड बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सी सोर्सेज और दूसरी चीज़ें बहुत कम होती हैं, तो थोड़ी सी मुश्किलात थी। 2003 के अंदर मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेली थी ईरान के अंदर वहाँ पे मैंने सिल्वर मेडल लिया। उसके बाद मेरा जहन बना एक प्रोग्राम को देख करके मुझे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाना चाहिए और ये रिकॉर्ड बनाना चाहिए, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगा 2013 में जाके मैंने पहला आलमी रिकॉर्ड बनाया और फिर उसके बाद बस अभी तक तो नहीं रुके हैं और इंशाल्लाह ताला ट्राई कर रहे हैं कि 100 रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान के लिए जो है वो जल्द से जल्द करें। ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि वैसे ये जो मैंने अभी एक जो देखा था जिसकी वीडियो हम सब ने देखी थी उसमें जो ऐसे ऐसे करके आपने इस वक्त वो क्या थे, कैन थे जी, ये केन क्रशिंग का रिकॉर्ड है। बेसिकली मार्शल आर्ट की कोई भी कैटेगरी है जिसमें पंचेस के रिकॉर्ड है। मैंने एक घंटे में 32,000 पंचेस जो है वो थ्रो किए हैं। इसके अलावा ननचक्स के जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आलमी रिकॉर्ड्स हैं वो भी इस वक्त मेरे पास हैं। नी स्ट्राइक के सबसे ज़्यादा आलमी रिकॉर्ड इस वक्त मेरे पास हैं। एल्बो स्ट्राइक्स के रिकॉर्ड्स हैं, ब्रेकिंग चाहे वो हाथ के साथ हो, एल्बो के साथ हो, हेड के साथ हो, स्टिक के रिकॉर्ड्स हैं। मतलब मार्शल आर्ट की बॉडी को कितनी अर्से ट्रेन करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं या कोई भी और ये मेरे ख्याल में हम तो उधर ही टॉय हो जाएंगे कोई कितना अरसा लगता है अपने आप को फिजिकली ट्रेन करने में टू मेक एनी रिकॉर्ड या टू हैव कि दर्द ना हो बेसिकली? देखें हर रिकॉर्ड की जो है ना अपनी एक वो होती है। मतलब कोई रिकॉर्ड जो है 3 मंथ्स के अंदर हम रेडी हो जाते हैं, कोई ऐसा रिकॉर्ड भी होता है जो 1 साल भी लग जाता है। अभी मैं एक इंडियन रिकॉर्ड में 5 kg जो है वेट होगा दोनों लेग्स के ऊपर और 2027 किक्स का रिकॉर्ड है और 3-4 साल से वो इंडियन जयंत रेड्डी है उनके पास है। अभी मैं उसकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, 1 महीना हो गया मुझे उसकी ट्रेनिंग करते हुए और टारगेट है मेरा कि 3 मंथ्स के अंदर उसकी ट्रेनिंग को जो है वो कंप्लीट किया जाए, लेकिन मे बी के शायद इससे ज़्यादा भी लग जाए क्योंकि रिकॉर्ड बहुत टफ है। यानी कि मार्शल आर्ट के जो सबसे हार्ड रिकॉर्ड्स हैं उनमें से ये एक रिकॉर्ड है। इंशाल्लाह कि आपके पास हो जाए, बट आई एम 100% श्योर कि आप लोग कर सकते हैं। बाय द वे फातिमा, यू रेडी टू डू सम पंचेस? आई वांट माय ऑडियंस टू सी कि आप कितनी ज़बरदस्त हो, कितनी पावर। 8 years old गाइस, दोबारा से बता रही हूँ, 8 साल की इनकी उम्र है और ये क्या इनका पंच के पावर है, हम ज़रा डेमोन्स्ट्रेट करके हमें दिखाएंगे। ये साफ हो जाएगी अगले फड्डे में मैं आपको लेके जाऊंगी। रेडी? यस। 1 2 1 2 ओके 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 ओके यस 1 1 1 1 1 1 1 2 ओके वेट। मैं तो बिल्कुल भी हाथ ना मिलाने की काबिल रहती इतने सारे मुक्के खाने के बाद। थैंक यू सो मच फातिमा, थैंक यू सो मच राशिद, आप दोनों आए, बहुत बहुत शुक्रिया। जाते हुए फातिमा, आप कोई बच्चों को मैसेज देना चाहती हो? मैं सब बच्चों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरी तरह स्ट्रगल करें, बहुत ज़्यादा आगे जाएं और मेरी तरह फाइटर बने। एब्सोल्युटली गर्ल पावर। सर आप बस मैं ये कहता हूँ कि देखें कोई भी चीज़ जो है वो अचीव करना जो है वो मुश्किल नहीं होती, लेकिन अगर आप अपनी जगह पे फोकस रहें, मेहनत करते रहें, तो जैसे मैंने 10 साल वेट किया एक रिकॉर्ड को बनाने में पहला, तो मेहनत से हर चीज़ हासिल की जा सकती है। अगर आप कोई भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं तो आप हिम्मत ना हारें। एब्सोल्युटली, और आप इसकी जीती जागती मिसाल हैं एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी यू कि इस तरह के पेरेंट्स हैं, इस तरह के डैड्स हैं जो कि अपनी बेटियों को इतना ज़्यादा इंकरेज कर रहे हैं। यू रियली रियली डिज़र्व ऑल द रिस्पेक्ट दैट वी हैव, नॉट जस्ट एज अ मार्शल आर्टिस्ट बट ऑल्सो एज अ डैड। आप एक ज़बरदस्त फादर भी हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आने का। इसी के साथ नाज़रीन हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमानों से मिलाएंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर हाउस।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान जो हैं वो मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं इन सब लोगों से रिश्ता कल्चर की, कि हमारे मुल्क के अंदर शादियां जो होती हैं कुछ रिश्तों से होती हैं, कुछ लव मैरिजेस होती हैं, ट्रेडिशनली रिश्तों से होती हैं। आजकल लव मैरिजेस का ज़्यादा रुझान हो गया है। तो हम 2 डिफरेंट कपल से आपको मिलवाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उनके भी जानेंगे ओपिनियंस इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं शुमाइला खान और उनके हस्बैंड कलीम अख्तर खान साहब, और हमारे साथ यंग कपल्स के अंदर मौजूद हैं दानियाल मलिक और हिना दानियाल मलिक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा सर, सबसे पहले बिकॉज आप लोग यू नो सीनियर्स के, तो फर्स्ट क्वेश्चन टू द लेडी, मुझे बताएं मैम, आप लोगों की जो शादी थी कि वो अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी, क्या था? हमारी शादी जो थी वो लव मैरिज तो नहीं थी, अरेंज मैरिज है। अच्छा, मगर इसमें थोड़ा सा एक लव हो गया? नहीं, वन साइड। अच्छा, एक किसको प्यार था सर? आपको प्यार था? प्यार तो नहीं कहेंगे उसे, पसंद कहेंगे कि शादी, सॉरी जी, किसी शादी में वो देखा था इन्होंने। अच्छा, और वहाँ पर से, हाँ, मुझे नहीं पता कुछ भी, और फैमिली को घर भेज दिया सब मालूमात करके। हाँ, तो बस इतना था। इसको लव मैरिज नहीं कहेंगे। उसके बाद घर वालों ने अरेंज मैरिज की, मतलब मैंने तो देखा भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था। आपने किसकी शादी में देखा था सर? फ्रेंड की शादी थी वहाँ पे, ये आपकी फ्रेंड की? अच्छा, और ये वहाँ पर मैं खूब गाना बजाना कर रही थी। अच्छा, एक्टिव। और आपको ये बात अच्छी लगी? आपका लड़की गाने बजाने में एक्टिव है तो मतलब यकीनन फिर वो दोस्तों से थोड़ी एडवाइस भी होती है, तो कहते हैं कि आपके लिए बेस्ट है ये खास किताब। क्या ज़बरदस्त बात है, बड़ी स्वीट स्टोरी है ये तो। मतलब कुछ वाकई में आपने सही कहा, मिक्स था। मतलब मुझे नहीं पता कि घर तक आ गए, और बाद में फिर ये स्टोरी पता लगी कि मालूमात की कहाँ रहती है क्या, इस तरह ना। वाह, फिर डायरेक्ट अपनी फैमिली को भेज दिया, पूरी फैमिली को। ज़बरदस्त। तो इस तरह। अच्छा, मुझे बताएं कि आप दोनों की स्टोरी के अंदर क्या था? झगड़े? हमारी स्टोरी शुरू ही लड़ाई से हुई थी। बेसिकली हम प्रोफेशनली एक दूसरे को जानते थे, और वहीं से फिर जो है, मुझे वो होता है ना, कोई आपको एक शख्स बहुत बुरा लग रहा होता है, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है। और फिर लव मैरिज हो गया? और फिर इन्होंने मुझे तंग करना शुरू किया। अच्छा बात करो, अच्छा बात करके तो देख लो एक दफ़ा। मैंने कहा चलो थोड़ा अच्छा लग रहा है, शक्ल से भी सही है, फैमिली वाइज, मैंने कहा तो बात करके आइडिया होगा। तो वहाँ से वो झगड़ों से जो है वो ज़बरदस्त। भाई मेरे सेट पे तो बहुत मज़ेदार मुझे चीज़ें पता चल रही हैं, और बड़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें पता चल रही हैं। हम जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, इस दिलचस्प गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। क्या बात है। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं दानियाल और हिना मलिक। हमारे साथ हैं शुमाइला और कलीम खान भी हैं। बात हो रही है कि इन लोगों की शादियाँ किस तरह हुई, किस तरह मिले। तो कलीम और शुमाइला के केस में कलीम साहब ने शुमाइला को देखा था एक शादी में, उनको पसंद आ गई और उन्होंने रिश्ता भेज दिया। और इस केस में यहाँ पर ऑफिस के अंदर इकट्ठे काम करते थे, फड्डा हो गया, और फड्डे से फड्डा फिर कब प्यार में बदल गया। इकट्ठे काम नहीं करते थे हम, एक दूसरे से वर्क के उससे रिलेटेड थे, क्योंकि ये मेरे क्लाइंट थे। मैं जिसमें मैं काम करती थी तो मेरे क्लाइंट थे बेसिकली। बस वो लड़ाई करते करते एक दिन मैंने बोला, मैं कहा चांस देके देखती हूँ, बात करके देखती हूँ, इतना एटीट्यूड भी किस बात का। तो आप लोगों की लव मैरिज है जी? अच्छा, मुझे ये बताएं, पहले मैं दोनों ख़वातीन से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों के घर में आप मुझे बताएं, पहले इनसे पहले कोई रिश्ते आए? जी आए आपके लिए? मतलब हाउ डिड यू फील?
उस वक्त मे बी मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं थी, तो मुझे खुद होता था कि रिजेक्ट कर दें, अल्लाह में रिजेक्ट करके चले जाए। अच्छा, मेरे साथ ये होता था। Okay. और कई दफ़ा जब फैमिली ने बोला कि नहीं अब तो करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ होता है ना लड़की बड़ी हो गई अब तो करनी है, तो मैं बड़ा गंदा सा मुंह बना के बैठती थी कि वो खुद ही बोलेंगे है कितनी बदमिजाज लड़की है, इसको जाने दो, ऐसी जाने दो। तो ये मैंने किया है, लिटरली किया है। ओके। और शुमाइला आप? अच्छा, मेरा तो ये कि 18 साल में शादी हो गई, 16 साल में मंगनी, तो पहले ही रिश्ता था, उससे पहले कोई कोई रिश्ता ला नहीं सकता था, कोई चांस ही नहीं मिला। चांस ही नहीं था। अच्छा, और आप मुझे बताएं, अब मर्द हजरात से भी यही सवाल है कि आपने कोई और पहले आपके ख़ानदान वालों ने आपको कोई लड़कियां दिखाई, कोई ऐसा हुआ कि इससे देख? पहले अम्मी ने दिखाई, अम्मी ने बोला ख़ानदान में शादी कर लो। अच्छा। लेकिन ख़ानदान से थोड़ा सा डर लगता है। ख़ानदान से वैसे ही थोड़ा डर लगता है, दूर दूर रहते हैं। हाँ। तो उसके बाद मैं अपना काम कर रहा था, फिर मैं दुबई शिफ्ट हो गया, फिर उसके बाद इनसे मुलाकात हुई। मगर आपको कोई आपकी अम्मी ने मतलब कोई ज़बरदस्त नहीं, प्रेशराइज नहीं किया कि भाई, लेकिन बस ये बोला कर लो, खानदान में कर लो, अब तुम कर सकते हो, ज़बरदस्ती। हाँ, लेकिन मैंने बोला खानदान से मैं दूर रहना चाहता हूँ। अच्छा, तो खानदान के अंदर वो शादी करवाना चाहते हैं, यू सेड कि नहीं मैं नहीं कर सकती। आप जी आपने कोई मतलब इनसे पहले कोई इंटरेस्ट था आपको किसी मतलब नहीं, ये ऑप्शन मैंने फैमिली में कोई? नहीं, ऑप्शन मैंने वालदा के ऊपर छोड़ा हुआ था। अच्छा। तो वालदा जब मैंने जब वालदा पे छोड़ा है, तो वालदा तो जाहिर सी बात है, वो अच्छा भी लगता है, लोग आ रहे हैं, मिलना है, उनसे बात करनी है। हाँ। इंटरव्यू पूरा चल रहा होता था। ओके। तो फिर मैंने कहा कि जब हमारी मुलाकात हुई, तो मैंने वालदा को कहा, बल्कि भाभी को मैंने अपनी कहा कि आप देख लें, मुझे तो ये इससे समझ ज़्यादा जी। तो फिर मेरी भाभी ने इसके लिए काफ़ी एफर्ट की, और तो मरहूम है वो, तो वो उसके बाद फिर रिश्ता हुआ इनकी वालदा ने, फिर वो इनकी वालदा हमारे घर आई, फिर इस तरह से हमारी एक तरह से अरेंज भी समझे, एक तरह से आपकी पसंद भी समझ गई। अच्छा, मैं बड़ी आप लोगों से, आप दोनों से एक और इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप लोगों के भी, इन लोगों की आपने देखा साहब की और शुमाइला की विंडो के अंदर जो तस्वीरें चल रही थी, उनके अंदर उनकी बेटी की शादी भी थी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपकी बेटी के लिए रिश्ते आए, और अगर आए तो आपको कोई कैसा लगा, क्या हुआ? अच्छा, सेम केस मेरी बेटियों के साथ भी हुआ है। अच्छा। कि बड़ी वाली जो मेरी बेटी है, उसकी 9 में मंगनी की, और इंटर के अच्छा उसकी मंगनी ज़्यादा अरसे रही ना, वो BDS में आ गई थी, फिर हमने शादी कर दी। 5 साल उसकी मंगनी रही। ओके। तो काफ़ी छोटी उम्र में उसकी भी शादी हो गई। अरेंज थी वो? हाँ, वो अरेंज थी यहाँ। अच्छा, और उसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग है पार्ट छोटा सा, कि 9 के उसने पेपर दिए थे, तो जो मेरा बड़े दामाद हैं वो हमारे समझे रिलेटिव्स तो नहीं है, मगर उनसे भी बढ़ के माशाल्लाह बहुत हमारी आपस में थी। तो जब वहाँ से रिश्ता आया, मेरी बेटी छोटी थी, उन्हें बड़ी पसंद थी, तो उन्होंने जब रिश्ता दिया, तो इन्होंने जब सुना, तो इन्होंने कहा कि फैमिली, मुझे मतलब वही बात है कि एक पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि भले दौलत पैसा हर चीज़ नहीं होती, बिल्कुल, मगर एक फैमिली वाइज हमारा दामाद, और वाकई वो हीरा है माशाल्लाह, मैं उसको हीरा कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो इन्होंने कहा मुझे करनी है, तो हमने अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया, और ऐसे रिश्ता हुआ कि उनको जो है घर से भेज दिया गया था, वो बहुत छोटी थी, उन्हें कहीं हमने रवाना कर दिया, रिश्ता आया, नाश्ता पानी हुआ, सब हुआ। अब जब वो घर आई तो कहने लगी कौन आया था मम्मा, इतने मतलब घर बर्तन और ये वो देख के उन्होंने कहा हाँ बेटा मेहमान आए थे। उसके एग्ज़ाम होने वाले थे, उसके एग्ज़ाम हो गए, 6 महीने बाद हमने उसको बताया कि तुम्हारी मंगनी कर, तुम्हारा रिश्ता कर दिया बेटा। तो वो यूँ ही रह गई ना कि आप मतलब आपने मुझसे पूछा भी नहीं उसके केस में। यानी आजकल के बच्चे नहीं करेंगे, मगर माशाल्लाह मेरी बेटी ने हमारे डिसीजन को, अपने खासकर वालिद के डिसीजन को माना। अच्छा, और मुझे बताएं कि ड्यूरिंग ऑल ऑफ दिस के रिश्ते आ रहे थे, आपको कैसा लगता था? हाउ डिड यू फील? मुझे मतलब वो फीलिंग ना बड़ी अजीब सी होती है कि कई दफ़ा मुझे बुरा भी फील होता था, क्योंकि 1-2 बार शुरू में जब मुझे था कि चलो अब अम्मी कर रही हैं शादी तो कर देते हैं, तो कभी कोई आपको हाइट पे कर देता है कि इसकी हाइट का इशू है, या किसी चीज़ का भी इशू, बहुत से चीज़ें निकल आती हैं। तो उस वक्त मुझे फील होता था कि यार ये कौन लोग हैं? ऐसी तो मैं मतलब इतनी भी बुरी नहीं हूँ, तो ये कौन लोग हैं? Exactly. और मतलब जैसा भी हो, अल्लाह ताला ने बनाया है, ऑफ कोर्स, और कोई भी परफेक्ट नहीं है।
तो उसके बाद मैंने फिर एक दिन सोचा, मैंने कहा यार अब करनी ही नहीं है ना शादी, अब देखेंगे जब वक्त आएगा। और जब सही वक्त आया तो मुझे लगा कि मैंने दानियल को दिखाना चाहिए, घर में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि दानियल को मेरी किसी भी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, XYZ उठना बैठना हंसना बोलना या कुछ भी, और मुझे इनसे नहीं था। तो बस वो इधर वाली फीलिंग जो है ना वो डिफरेंट थी, वो रिश्ते वाली अच्छी फीलिंग नहीं थी। रिश्ते वाली अच्छी फीलिंग नहीं थी। आई अंडरस्टैंड। मैं इसी के बारे में बात करना चाह रही हूँ बेसिकली, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर ये जो रिश्ता कल्चर है ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा ख़वातीन के लिए, आई एम श्योर आप दोनों एज वेमेन हैव प्रॉब्ली गॉन थ्रू दिस, ख़वातीन के लिए काफ़ी डिमोरलाइजिंग होता है कि आपको कोई आके कहता है ओ तुम्हारी आँख इतनी बड़ी नहीं है, या तुम्हारी हाइट इतनी ऐसी नहीं है, तुम्हारे बाल ऐसे नहीं है, या अजीब व गरीब स्टूपिड किस्म की बातें की जाती हैं। तो आई फील लाइक कि वो ख़त्म हो जाना चाहिए। ये मेरे साथ लिटरली हुआ है कि मेरी आई साइट वीक है, तो अब आप कभी कभी आपको नहीं पता होता, आप एकदम यूं कर देते हो। ऑफ कोर्स, तो ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, हर कोई कर रहा है। अब वो उन्होंने इसको पॉइंट बनाया कि ये आपकी बेटी यूं क्यों कर रही है। मतलब मैंने कहा, अम्मी ने मुझे कहा बेटा तुम जाओ उठ के जाओ, हो गया यहाँ से तुम्हारा हो चुका है। तो ये शुरू के टाइम है जब शुरू के रिश्ते आते तो और आपको जब उन्होंने ये बोला कि ये यूं क्यों करती है, तो आप मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा मैं यूं और करूंगी और करूंगी। मतलब मेरी आंखें ना, वो जो बच्ची थी ना वो अभी जो आई थी वो मुझे आता होता या तो मैं उसको साथ लेके जाती और उनकी आंखों पे एक मारती। ये देखो ये ऐसे होता है, अब ऐसे करती हूँ दोबारा। तो यहाँ पे बहुत जज करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये था। आई एग्री। आजकल की बच्चियां ये पसंद भी नहीं कर रही है, वो ट्रे लेके ये सब कहाँ है, ये तो अब नहीं है। मगर आपका ख्याल है कि सही बात नहीं है ये? हाँ, एज पेरेंट्स मैं आपसे हाँ बिल्कुल, मतलब ये क्या है कि घर घर जाके आप लड़कियां देख रहे हैं, या वो मतलब गलत बात है, गलत है। और फिर रिजेक्ट करके पहले से आप थोड़ी इतनी मालूमात ले लें कि हाँ भाई यहाँ सूटेबल होगा हमारे बेटे के लिए, फिर जाएं। आपका कोई बेटा है? नहीं, मेरी माशाल्लाह चारों बेटियां। चारों बेटियां? तो ये तो मेरे साथ एक्सपीरियंस नहीं हुआ। अच्छा, कि आप नहीं गई कहीं पे? ओके, बिकॉज अब मेरा एक्चुअली अगला ये है कि मैं उन ख़वातीन से बात करना चाहती हूँ जो कि अपने मतलब इस तरह वो शॉपिंग करती हैं फॉर अ ब्राइड, और वो जिस तरह हम लोग जाके बाज़ार में कपड़े ख़रीदते हैं या कुछ भी ख़रीदते हैं और उसके उस तरह के 400 चीज़ें देखते हैं और फिर कहते हैं अच्छा ये वाली मुझे सूट करती है, ये वाली, हाँ। तो ये मुझे बहुत गलत लगता है। और आप तो ये मुनासिब भी नहीं है, इसलिए कि देखिए बच्चे फील करते हैं, आजकल के हमारे बच्चे जो है इन चीज़ों को फील करते हैं कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। फिर जाइए वो तो वालिदैन से शिकायत करेंगे, उनको बताएंगे कि भाई ये इस तरह जो है लोग आते हैं सवाल जवाब करते हैं, बहुत हर्ट होती हैं बच्चियाँ, लाजमी बात है। ये मुनासिब नहीं है। बहर के वालिदैन तो जो भी कहें, रिश्तों में बहुत जल्दी भी नहीं करना चाहिए बच्चों के लिए, उनको एजुकेशन की तरफ थोड़ा सा हमें भेजना चाहिए, टाइम उनको देना चाहिए। कोशिश ये हो कि बहुत जल्दी किया तो हमारा अब ये तजुर्बा है। अपनी पसंद से जिस तरह दादियाल अच्छा, अब आप अपनी बेटियों को उनकी पसंद करने दें। बिल्कुल, इंशाल्लाह अब मेरा इरादा यही कि जो बाकी की 3 बेटियां, दो मैरिड है मेरी माशाल्लाह, ओके, और दोनों की हमने अपनी पसंद से किए, यानी सही। तो अब जब ये तीसरी बेटी ना, खैर वही तजुर्बा से वो बोलती है कि मम्मा मुझे अभी शादी नहीं करनी, सही है। तो मगर मैंने अब अपने बच्चों को खासकर उसको ये ऑप्शन दिया है। मैंने कहा अगर, और ये कोई बुरी बात नहीं, मैं इस दौर में मैं ये कह रही हूँ, मैं ऑन एयर कह रही हूँ ये बात कि पसंद करना कोई बात नहीं, बुरी बात नहीं, बिल्कुल बुरी बात, मगर मैं अपनी बेटियों से कहती हूँ कि पसंद ऐसा करना कि जब मैं सामने खड़ा करूँ तो कह सकूँ ये मेरा दबाव है। बिल्कुल सही है, बिकॉज हर किसी को पता होता है अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस। नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे। अगर आपने भी फ़ोन कॉल करके इस गुफ्तगू के अंदर शरीक होना है तो ज़रूर हमें कॉल करें ताकि हम सब लोग मिलकर बातचीत करें और इस सॉर्ट ऑफ थोड़े से पेचीदा मौजू को ठीक से अंडरस्टैंड कर सकें। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट पर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारे 2 कपल्स यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने हमसे बहुत सारी अपनी बातें शेयर करी हैं। बात कर रहे थे हम लोग रिश्ता कल्चर की। आप लोग एज अ आप लोगों की शादी itself बट ऑल्सो एज पेरेंट्स ऑफ 4 daughters एंड यू गाइज ऑब्वियसली just by yourselves right now अकेले it's okay अच्छा क्योंकि अब हम लोगों की बात बहुत आगे तक जा चुकी है। अब मैं आपसे जाते जाते बिकॉज हमारे टाइम का मुकाबला सख्त है बट ऑल ऑफ यू इंडिविजुअली मैं आप सब लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि रिश्ता कल्चर इटसेल्फ के बारे में आप लोगों के क्या तासुरात हैं कि कैसा लगता है फ्रॉम बोथ स्पेक्ट्रम्स, फ्रॉम द स्पेक्ट्रम ऑफ द बॉयज़ साइड एंड द स्पेक्ट्रम ऑफ द गर्ल्स साइड, यानी कि लड़की को कैसा फील होता है, लड़के को क्या और करना क्या चाहिए। तो एज अ मैसेज अगर आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं। दानियल साहब आप शुरू करें। लव मैरिज करनी चाहिए। लव मैरिज करनी चाहिए बिल्कुल। और लड़कों को रिश्ते पे जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। अच्छा हाँ, अगर आप क्या नाम है लव मैरिज है, अंडरस्टैंडिंग है तो लड़के को स्टैंड लेना मगर चाहिए। अगर रिश्ते अम्मी कह रही हैं कि फलानी लड़की भी देखो, फलानी लड़की भी देखो, फलानी लड़की, लेकिन आजकल जो मॉम्स हैं वो थोड़ा सा एडजस्ट कर रही हैं। हाँ मॉम्स बिल्कुल कर रही हैं। इनका एक्सपीरियंस तो यही है। अच्छा आप बताएं मुझे। अच्छा मैं इस अपने लाइफ से नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं एज अ गर्ल एक फीलिंग बता रही हूँ कि जब आप लड़की को देखने जाते हैं ना तो उसको जज नहीं करें। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो पहले ही आप उसकी फैमिली का बैकग्राउंड इतना जान लें कि अगर आपको नहीं लग रहा है कि ये मैच कर रहा है तो आप जाएं मत देखना। क्योंकि लड़कियां जब रिश्ते के लिए बैठती हैं ना तो वो बड़ी सेंसिटिव हुई होती हैं, उनको ये चीज़ें फिर बाद में फील होती हैं, फिर वो डिप्रेशन का शिकार बहुत सी लड़कियां हो जाती हैं। हम जैसी तो नहीं होती, हम कहती हैं चलो एक गए अल्लाह और देगा, लेकिन रिश्ता आएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। एज अ गर्ल मैं ये फील करती हूँ अच्छा नहीं लगता। और एक और चीज़ है, हमारे यहाँ पे कास्ट का इशू है, वो पंजाबी और सिंधी हैं, जो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, सिंधी से शादी हो रही है। समझ गए, ये तो गलत हो गया। ये भी देखना नहीं चाहिए, ये भी नहीं करना, ये भी देखना नहीं चाहिए। मैम आप? अच्छा मैं तो आपको बता दें कि मैं उससे गुजरी नहीं, मगर ये कि मैं एज आ मदर या मेरे पास बेटियां हैं तो मैं ये कहूँगी कि अगर रिश्ता देखना है ठीक है, देखे बगैर तो कोई चीज़ होगी नहीं ना। 2 फैमिलीज जब तक एक दूसरे से नहीं मिलेंगी तो उसका आसान सा तरीका ये भी कि ज़रूरी नहीं है आप बता के जाएं कि भाई हम आपकी बेटी को ही देखने आ रहे हैं। देखिए ना, कोई आपने रीज़न ले लिया मिलने का, और या फिर आप पहले लड़कियों की एक वो ले लें, हिस्ट्री ले ले। आजकल क्या नहीं है फेसबुक पे बताया, एब्सोल्युटली है ना, तस्वीरें ले लो उनकी, आपने सारी डिटेल ले ली। अगर आपको लग रहा है पिक से बहुत सारी चीज़ें अंदाज़ा, आप ज़्यादातर तो माओं को शक्लों पे ही होता है कि भाई बेटे के लिए चांद सी बहू लाऊं, तो इससे कम तो चाहिए नहीं होती तो वो तो बेटा भी तो चांद, हाँ तो वो आप तस्वीर में ही देख लो कि वो चांद सी है कि नहीं, ना कि जाके और बच्ची का भी दिल तोड़ें आप। एज अ पेरेंट्स लाजमी थे। मेरी भी बच्चियाँ इस दौर से नहीं गुजरी हैं अभी तक, मैंने आपको बताया बहुत कम उम्री में मैंने कर दी थी, मगर बहुत सारी हमारी फैमिली में बच्चियाँ हैं जो इससे गुजरी हैं और उन्होंने अपनी फीलिंग्स मुझसे शेयर भी की कि हम नहीं चाहते कि हम बार बार ट्रे लेके लोगों के आगे आए। समझ गए जी, तो फिर ये नहीं करें। इसमें 2-3 चीज़ों का वो रखना चाहिए। एजुकेशन जो है, बच्चियां हो या जो रिश्ते के लिए लोग आते हैं, तो एजुकेशन को थोड़ा सा उनको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी माँ, तालीम याफ्ता माँ अच्छी नस्ल लेकर आती है। बिल्कुल। तो उस पर एक तो ये इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन शक्ल सूरत से कुछ भी नहीं होता, खूबसूरत है या गोरी है तो उसने आगे जो जनरेशन लेकर आना है वो उसका उस जनरेशन जो है वो हमारे नेशन के लिए हेल्पफुल हो। ऐसा नहीं कि कुछ लोग ऐसे आ जाएं जिस तरह वाक़यात हो जाते हैं, बिल्कुल अजीबोगरीब वाक़यात। इस तरह के हमें माँ की गोद ही जो है वो बच्चों के लिए एक समझ लें दरसगाह है। बिल्कुल। वो बेस्ट तो ये है कि उसकी तरबियत और तालीम इस पे ज़्यादा फोकस करना। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाजरीन, आई होप टू एंड दिस होल ट्रे एंड रिश्ता कल्चर। इसी के साथ हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक एवरीवन। बात हो रही है आज मेरे सेट के ऊपर एक बड़े इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के ऊपर जो कि काफ़ी लोगों को तंग भी करता है मगर एक हमारी सोसाइटी का हिस्सा है और वो है रिश्ता कल्चर। हमारे साथ इस वक्त हमारी अगली मेहमान मौजूद हैं। हमने अपने 2 मैरिड कपल्स से तो बात कर ली, अब हम इनसे बात करते हैं क्योंकि इनका एक कम्प्लीटली डिफरेंट टेक है। हमारे साथ हैं फाकिहा खान जो कि फ़ाउंडर हैं एक फ़ेसबुक बेस्ड ग्रुप जो कि शदीद पॉपुलर है 2 रिंग्स के नाम से। हम फाकिहा आपसे ये पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपसे सबसे पहला जो मेरा सवाल है कि आपका मोटिव क्या था, आपके दिमाग में क्या था कि आपको किस चीज़ ने धक्का दिया कि आप ये ग्रुप स्टार्ट करें? एक्चुअली 2 रिंग्स से पहले मेरे 2-3 और भी ग्रुप्स हैं, एक सैलॉन्स इन पाकिस्तान, एक करियर्स इन पाकिस्तान। तो जब वो ग्रुप्स थे और मैं IBA में बहुत मतलब इनटू एक्टिविटीज़ थी और एक्स्ट्रा करिकुलर्स वगैरह, तो आई हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। तो वो जब बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह थे तो अक्सर फ्रेंड्स की मदर्स रिलेटिव्स में लोग बोलते थे कोई अच्छा हो तो बताना। तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल, मतलब बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ या फ्रेश ग्रेजुएट, खुद भी इतनी ज़्यादा वो नहीं थी, तो बड़ा मुश्किल होता था कैसे किसको कनेक्ट करूं और मतलब अजीब भी लगता था। तो मैंने सोचा एक ग्रुप बनाती हूँ, उसमें आई ऐड माई फैमिली फ्रेंड्स ओनली और उधर सब अपने अपने रिश्ते पोस्ट कर सकते हैं और वो क्लोज ग्रुप होगा और अराउंड 1000 मेंबर्स ही होंगे उसमें। सो दैट इज़ व्हाट द एम वाज। हमने शुरू इसी तरह किया और फिर करते करते लोगों ने बोला यार मेरे कज़न को ऐड कर दो, मेरी फ्रेंड को ऐड कर दो, मेरी पुप्पो को ऐड कर दो, मेरे किसी रिलेटिव को ऐड कर दो। तो वो बढ़ता गया एंड देन इट जस्ट all of a sudden when COVID yeah, it exploded and it turned into the big 2 rings. So initially for like 6-7 months it was just 1000 members which were just close family and friends. अच्छा, और फिर एकदम से बढ़ गया when we decided to open it for others. तो इस तरह से। अच्छा, मुझे आपसे ये पूछना है कि जनरली आपको अपने ग्रुप पे जब आप देखती हैं तो ज़्यादातर लोगों की डिमांड्स क्या होती हैं रिश्ते के अंदर? ख़वातीन के लिए क्या डिमांड्स होती हैं और मर्द हज़रात के लिए क्या डिमांड्स होती हैं? ख़वातीन के लिए होता है कि खूबसूरत भी हो, पढ़ी लिखी भी हो, कम उम्र भी हो, इस तरह की जेन्युइन डिमांड्स। और लड़कों के लिए होता है कि ज़्यादा एज ना हो लेकिन वेल एस्टैब्लिश्ड हो, बहुत अच्छे पैसे कमाता हो। ज़्यादा एज ना हो मगर वेल एस्टैब्लिश्ड। हाँ, ये तो चीज़ मुझे नहीं समझ आती कि मतलब हाउ कैन अ 25 या 26 ईयर ओल्ड अर्न 200,000 रुपीज़। मतलब अभी तो वो बेचारा मास्टर्स किया होगा उसने या शायद कर रहा होगा। हाउ डू हाँ, अभी बेचारे ने मतलब अभी अगर लेट्स से उसकी पहली नौकरी है तो वो तो 25-30 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं बेचारा कमाता। तो वो जो है इस तरह की डिमांड्स होती हैं विच आई थिंक आर हाईली अनरियलिस्टिक। मतलब इतना ज़्यादा मटीरियलिज्म है कि आपको अच्छे गुड लुक्स चाहिए, आपको मतलब एक सब कुछ मटीरियलिस्टिक ही आप ढूंढ रहे होते हैं। कोई भी ये नहीं देखता कि यार फैमिली कैसी है, अच्छे लोग हैं नहीं हैं, क्योंकि इन द लॉन्ग रन आई थिंक दैट इज़ व्हाट काउंट्स कि आप अच्छे लोग हों, आपका माइंडसेट मैच करता हो। आप सही है, यू शुड लुक फॉर एन एजुकेटेड पार्टनर, लेकिन ये क्या बेंचमार्क है? मतलब बिकॉज देखें अगर किसी की पढ़ाई अच्छी होगी तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि उसकी सैलरी भी इन ईयर्स टू कम अच्छी होगी व्हेन ही वर्क्स हार्ड ऑब्वियसली। लेकिन लोग बोलते हैं कि नहीं 25 साल का भी हो और उसकी सैलरी भी अच्छी हो, लड़की छोटी हो और पढ़ी लिखी भी हो। मतलब आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 22 साल की लड़की भी हो और वो डॉक्टर PhD हो या डॉक्टर हो? तो मतलब किस तरह से, मतलब ये इट डजंट मैच। और अगर वो खूबसूरत होगी और हर वक्त अपने बालों का और अपनी स्किन का ख्याल रखती होगी तो दोस्त 100% वो पढ़ाई में बिल्कुल नालायक होगी। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, ये भी एक स्टीरियोटाइप है। मगर यस, काफ़ी सारी चीज़ें अनरियलिस्टिक होती हैं, इसके बारे में बात करेंगे फाकिहा से। मगर इस छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ फाकिहा खान हैं जिन्होंने 2 साल पहले 2 रिंग्स के नाम से एक फेसबुक ग्रुप बनाया था। ये कम्प्लीटली फ्री है और अभी तक 200 शादियां हो चुकी हैं। इसके मेंबर्स जो हैं वो एक्सपोनेंशियली हर रोज़ बढ़ते हैं। फाकिहा, टाइम का मुकाबला सख्त, मुझे जल्दी से बताएं कि आपकी क्या टेक है पाकिस्तान में रिश्ता कल्चर?
जो रिश्ता कल्चर है वो मुझे हमेशा से, इवन एज आई वाज ग्रोइंग अप, हमेशा से मुझे अनॉय करता था, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि किस तरह से सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी एक्सप्लॉइट होते हैं। द इंटायर प्रोसेस इज़ सो मटीरियलिस्टिक, और कितना मतलब हम लोग जो है उसको एक बिज़नेस बनाया हुआ है फॉर रिश्ता आंटीज़ जनरली, और बाकी फैमिलीज़ के लिए इतना ट्रॉमेटाइजिंग होता है कि एक फैमिली आ रही है, फिर वो जा रहे हैं, फिर दूसरी आ रही है, फिर तीसरी आ रही है। लड़कियों के लिए ये मसला होता है, लड़कों के लिए भी मसला है, बिकॉज आज अब शादी होनी है तो लड़के और लड़की के अलावा बाकी सब लोग इन्वॉल्व होते हैं। लड़के लड़की आर नॉट इन्वॉल्व। सो आपने साथ लड़के लड़की ने भी रहना है। सो वो ये सारी चीज़ें आई थिंक चेंज होनी चाहिए। आई एग्री। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्योंकि मेरे पास अब आई हैव टू लाइक रियली विटल दिस कॉन्वर्सेशन डाउन, मुझे ये बताएं कि आपको ये ग्रुप अगले 10 साल में कहाँ नज़र आता है, और आपको क्या लगता है कि आप इस ग्रुप के ज़रिए क्या सोसाइटी में बदलाव लाना चाह रही हैं? 10 साल में इंशाल्लाह आई होप टूरिंग्स बिकम्स द नेक्स्ट बिग थिंग। मतलब वो जो अभी प्रिवेलिंग रिश्ता कल्चर है उसको चेंज कर दे। मतलब बिकॉज इन 2 years वी हैव अचीव्ड अ लॉट मोर देन व्हाट वी इमेजिन्ड कि किस तरह से चेंज होगा, क्या होगा। तो इंशाल्लाह 10 साल बाद टूरिंग्स को जस्ट बी द नेक्स्ट बिग थिंग। मतलब सारी शादियाँ ही शायद टूरिंग्स से हो रही हो इंशाल्लाह, बिकॉज दैट इज़ व्हाट आवर मोटिव इज़ कि टूरिंग शुड बी बिगर, एंड मे बी नॉट जस्ट अ फेसबुक ग्रुप, maybe an app, maybe a website. So let's see. Inshallah, absolutely. Thank you so much for coming, Fakiha, and you're doing a wonderful job because मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ कि फाकिहा का ये जो फेसबुक ग्रुप है ये क्लोज ग्रुप है, आप अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मगर ये कोई पैसे नहीं चार्ज करता। तो अगर आप किसी को जानते हैं जिसको रिश्ते की ज़रूरत है आपकी फ़ैमिली में, या अगर आप खुद यू लुकिंग टू मैरी समवन, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और ये लोग जो एडमिन्स हैं ये इसको देख के आपकी प्रोफाइल को दे विल लेट यू इनटू द ग्रुप, एंड देन होपफुली you never know, you might find somebody there. तो it makes me very happy to hear कि वो जो चाय और ट्रॉली है वो फेसबुक पे नहीं आ सकती। तो समोसों का बिज़नेस थोड़ा कम करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि बेहतर रिश्ते ढूंढें हम सब लोगों के लिए। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। आई होप कि आप लोगों के अपनी ज़िंदगी के अंदर इसी तरह के छोटे छोटे पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं, नज़रिए में, अपने इर्द गिर्द के लोगों के ख़ुद के नज़रिए में। इजाज़त दीजिए, कल सुबह मुलाकात होगी एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।